करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराख। फैज़ खलीलाबादी लिखते हैं कि करना पड़ता है अंधेरों के बदन में सुराख, रोशनी इतनी सहूलत से नहीं मिलती है। तो कोई भी काम जब हम मन से करते हैं, अपने आप को जलाते हैं, तपाते हैं, तब कहीं जाकर रोशनी मिलती है, प्रकाश आता है। तो आइए, जैसा कि क्रम से हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे, आदिकाल का नामकरण पे चर्चा हो गई थी, किस विद्वान ने आदिकाल को क्या क्या नाम दिया है। फिर उसके बाद जो स्टेप आता है वो आदिकाल का प्रारंभ, मतलब आदिकाल का प्रारंभ किस सन से किस विद्वान ने माना है। हम क्रम से इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई भी काम अगर आप क्रम से करेंगे, अगर आपको यहाँ जाना है, ये आपकी मंजिल है और ये आपका रास्ता है, और आप अगर कभी यहाँ भटकेंगे, यहाँ फिर भटकेंगे, फिर यहाँ भटकेंगे, यहाँ भटकेंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है यहीं, आपकी उम्र यहीं कट जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है हमको स्टेप बाय स्टेप, हमको यहाँ प्रतापगढ़ से लखनऊ जाना है, तो यहाँ स्टेशन, प्रतापगढ़ स्टेशन पे बैठ के सीधे हमको यहाँ जाना है, यहाँ बीच में कहीं उतरना नहीं है, गड़बड़ी नहीं करना है, तो आप लखनऊ पहुँच जाएंगे। नहीं तो आप पहुँचेंगे लेकिन वक्त निकल जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा इधर उधर ना भटके, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा। तो आइए सीधे सीधे हम देखते हैं ये आदिकाल। ये हो गया अपना आदिकाल, सन 1993 ईस्वी से 1318 ईस्वी शुक्ल जी मानते हैं। और अगर इसी में 57 वर्ष जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 1050 हो जाएगा, तो इसको संवत में आ जाएगा ये। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ईस्वी में 57 जोड़ने पे संवत आ जाता है। अब रही बात आदिकाल का प्रारंभ। अब देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन कितना मानते हैं आदिकाल का समय, ये मानते हैं 700 ईस्वी। किसका समय मानते हैं, आदिकाल का प्रारंभ। आदिकाल का प्रारंभ कितना मानते हैं, 700 ईस्वी। कौन मानता है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर उसके बाद दूसरे विद्वान हैं जो मिश्रबंधु, जिनका इतिहास हम पढ़ाए थे, आपको क्या पढ़ाए थे, मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु, ये तीनों भाई ने मिलकर लिखा था मिश्रबंधु विनोद। इन्होंने आदिकाल का समय कितना माना है, 643 ईस्वी माना है। किसका, आदिकाल का समय किस में माना है, मिश्रबंधु विनोद में। किस सन में लिखा गया है मिश्रबंधु विनोद, 1913 प्रथम और चौथा 1934। ये भी आप लोग रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये 10वीं शती मानते हैं, 10वीं शताब्दी किसका, आदिकाल का प्रारंभ। फिर उसके बाद भाई आचार्य शुक्ल, जैसा कि हम आपको अनवरत बराबर बताते हैं, इनका इतिहास आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका है 1929 में। ये उसमें कितना मानते हैं, ये 993 ईस्वी मानते हैं। कौन, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये परीक्षा में इनसे ज़रूर पूछता है, तो इनको आप लोग ज़रूर पढ़िए इनका इतिहास। फिर उसके बाद जो नाम आता है, इन्हीं के शिष्य है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा 7वीं शती मानते हैं आदिकाल का प्रारंभ। फिर उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखा है, 10वीं शती ये मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर गणपत चंद्र गुप्त जी आते हैं। गणपत चंद्र गुप्त कितना मानते हैं, 1184। गणपत चंद्र गुप्त के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब आप देखिए, ये मतलब लगभग कहाँ 700 ईस्वी से शुरू होता है, अधिकतम कितना जा रहा है, 1184 ईस्वी। मतलब इसी के बीच में आदिकाल का प्रारंभ सभी विद्वानों ने माना है। जब प्रारंभ है तो आदिकाल को भाई उसको बांट दिया है वर्षों में, तो इसका अंत भी है। ये समय सीमा देखिए, आदिकाल की अंतिम समय सीमा। अब अंतिम समय सीमा देख लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनसे पूछे जाते हैं। अंतिम समय सीमा तो बहुत कम पूछता है, लेकिन मान लो अगर पूछ ही लिया, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ करेक्शन रहता है, पेपर बनाने वाला वही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी नहीं करता है, तो अंत भी जान लो। सर जॉर्ज ग्रियर्सन कितना मानते हैं आदिकाल की अंतिम समय सीमा, 1400 ईस्वी। फिर उसके बाद दूसरा नाम आता है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु कितना मानते हैं,
89 89। फिर उसके बाद तीसरा नाम जो आ रहा है वो आचार्य शुक्ल जी का 1318 ईस्वी है, संवत नहीं है, ये चीज़ ध्यान देगी। फिर उसके बाद ये चौथा नाम जो आ रहा है रमा शंकर शुक्ल रसाल जी का। रसाल जी कितना मार रहे हैं 1343 ईस्वी। तो इस तरह से ये अपना हो गया क्या, आदिकाल का प्रारंभ और आदिकाल की अंतिम समय सीमा। अब अगला टॉपिक आइए हम उस पर ध्यान दें। अब आगे हम देखते हैं आदिकाल की स्थिति क्या है, एक एक चीज़ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो पहले क्रम पे जब आते हैं तो इसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी। इसकी राजनीतिक स्थिति ये थी कि वर्धन साम्राज्य का अंत एवं हिंदू राजाओं का लड़ना झगड़ना। जब वर्धन साम्राज्य का अंत हो गया तो फिर हिंदू राजाओं का लड़ना झगड़ना, मतलब इसमें राजनीतिक स्थिति ये है कि जो हिंदू राजा थे वो आपस में क्या करें, लड़ाई झगड़ा करने लगे। और उसके बाद जो दूसरी स्थिति है सामाजिक, इसकी सामाजिक स्थिति क्या है, युद्धों ने जनजीवन को त्रस्त कर दिया। देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर जिस गांव में या जिस समाज में युद्ध होंगे, लाठी डंडे चलेंगे, वहाँ क्या होगा, आर्थिक नुकसान होगा, जान माल का नुकसान होगा। तो उसी आधार पे क्या हुआ, युद्धों ने जनजीवन को त्रस्त कर दिया। भाई लड़ाई झगड़ा होगा, मान लीजिए आपसे हमसे लड़ाई झगड़ा हुई, हमारे घर के किसी इंसान को आपने मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, तो क्या हुआ, मानसिक रूप से भी हम डिस्टर्ब हुए, वो आदमी भी चला गया, मतलब पूरा समाज तबाह हो जाता। ऐसे पूरा मतलब आपस में सब लोग लड़ने लगते थे। जब लड़ने लगते थे तो किसका कौन बड़ा, मैं बड़ा या तू बड़ा, उसी चक्कर में बहुत नुकसान होता था। तो जनजीवन क्या हुआ, त्रस्त कर दिया। और उसके बाद नारी, ये देखिए नारी की स्थिति हमेशा से ही खराब रही है। इसको अब हालांकि काफ़ी सुधार आने लगा है, चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो फ़ोन आ गया था दोस्तों, कोई बात नहीं। ये नारी जो है भोग वस्तु हो गई थी ना, तो इसको मतलब यूज़ करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना, उसकी इज्जत लूट लेना, आबरू को लूट लेना। और उसके बाद जो है ये तीसरा, जब आते हैं तीसरे क्रम में, ये सांस्कृतिक और धार्मिक स्थिति। इसमें क्या था, ये जैन बौद्ध एवं वैष्णव धर्म में धार्मिक संघर्ष था, टकराव था, ये लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। फिर उसके बाद जो ये आता है साहित्यिक स्थिति। साहित्यिक स्थिति इसकी क्या थी, देखिए संस्कृत साहित्य चरम पर थी, चरम पर यानी उफान पर थी, एकदम संस्कृत साहित्य की एकदम चर्चा थी। जैसे आज के समय में खड़ी बोली, इंग्लिश लिटरेचर, सब लोग ऐसे गज़ल का बहुत वो चल रहा है। तो उस समय क्या था, ये संस्कृत साहित्य। अभी इस समय खड़ी बोली हिंदी की ज़्यादा वैल्यू है, तो उस समय क्या थी, संस्कृत साहित्य चरम पर थी। अपभ्रंश साहित्य एक नव चेतना लेकर उदय हुआ, मतलब अब इसके संस्कृत साहित्य के बाद जो है किसका उदय हुआ, अपभ्रंश साहित्य का, किसका, नव चेतना लेकर इसका उदय हुआ। साहित्यिक स्थिति इसकी ये थी। फिर उसके बाद अगला जो क्रम होता है, फिर ये आ जाते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। ये इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको आप जान लेंगे फिर उसके बाद आदिकाल की जो थीम है, उसका जो मोटो है, उसको आप लोग समझ जाएंगे। ये पहला जो आता है, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुति। अतिशयोक्ति मतलब इतना है तो फिर एकदम इतना बढ़ा चढ़ा देते, तिल का ताड़ बना देते थे पूरा। मतलब अगर वो 1 फ्लोर से ना कूदने वाला रहे, उसको ऐसा बता देते साला 10 फ्लोर से कूद जाए। तो क्या करते थे, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्ति पूर्ण स्तुति एवं प्रशंसा, उसके प्रशंसा में खूब गढ़ते थे, उपमा देते थे कि तुम ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे। तो अपना बढ़ा चढ़ा के कवि लोग क्या करते थे, जिसके उसके दरबार में रहते थे उसकी खूब प्रशंसा करते थे, अतिशयोक्ति। और दूसरा जो ये है, दूसरी प्रवृत्ति जो है, ये राष्ट्रीय एकता का अभाव। राष्ट्रीय एकता का अभाव था। जो राजा जहाँ रहता था
अपना जितना उसका मन करता था वहीं अपना राज करता था और राष्ट्र के विषय में सोचता ही नहीं था। उसकी मानसिकता क्या हो गई थी, संकुचित हो गई थी, सीमित हो गई थी। तो वो क्या करता था, राष्ट्र के बारे में सोचता ही नहीं था। तो ये राष्ट्रीय एकता का क्या हो गया, अभाव था। और चरित्र काव्य लिखने की प्रधानता यानी प्रमुखता, इसकी प्रमुखता क्या थी, चरित्र काव्य लिखते थे लोग, उनके विषय में जहाँ रहते थे उसके विषय में लिखते थे। और उसके बाद चौथा जब आते हैं ये वीर प्रधान काव्य, इसमें वीरता का खूब वर्णन होता था। वो अपने राजाओं को चढ़ाते बढ़ाते थे और युद्ध का एक चीज़ यहाँ नहीं लिखे, युद्ध का सजीव वर्णन भी करते थे। जैसे उनका राजा लड़ रहा है तो कवि लेखक साहित्यकार क्या करता था, उनकी प्रशंसा करता था, उनमें और वीर ओज भरता था ताकि उनके अंदर और जोश आए, उत्साह आए। तो क्या था ये, वीर प्रधान काव्य था। फिर उसके बाद पांचवा था नाथ। ये देखिए, नाथ के विषय में आपको बताए थे, आगे और इस पे चर्चा करेंगे, इसका साहित्य भी पूरा है। नाथ जैन तथा सिद्ध साहित्य भी मिलता है। किसमें मिलता है, आदिकाल में क्या क्या मिलता है, नाथ हैं तथा सिद्ध साहित्य मिलता है। अब नाथ के विषय में भी थोड़ा जान लो। नाथों की संख्या कितनी है, 9 नाथ हैं। और उसके बाद सिद्धों की कितनी संख्या है, 84, जिसमें सराहपा थे, हिंदी का पहला कवि सराहपा, किसमें 84 सिद्धों में एक था। और उसके बाद छठे पे जब आते हैं, भाषा एवं छंदों की विविधता। क्या विविधता थी, ये देखिए, का है खा का डिंगल भाषा। डिंगल भाषा कैसे, देखिए, अपभ्रंश और राजधानी हम बोल दिए। डिंगल भाषा में क्या है, अपभ्रंश धन राजस्थानी का योग, इसको क्या बोलेंगे आप, डिंगल भाषा। और उसके बाद पिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का योग, ये दोनों मिला दी, इसको क्या भाषा बोलेंगे, पिंगल भाषा। तो आज तक आदिकाल यहाँ तक हो गया। अब आगे आदिकाल में हम बताएंगे जो आपका नाथ साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, रासो काव्य में उसको बताएंगे। और उसके बाद आज का समय यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो शिव प्रकाश क्लासेस पे भी मिलेगी और हमारा अपना चैनल, अपना प्रतापगढ़ चैनल पे भी वीडियो ये उपलब्ध रहेगी। तो आप लोग सुने, अपना कमेंट दें। बहुत बहुत धन्यवाद।